हाय एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है टनेज टैक्स स्कीम। अब जैसे आपने पीजीबीपी में और हमारे चैप्टर नंबर 1 में कई तरह की प्रिजम्पटिव स्कीम के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पर भी एक प्रिजम्पटिव स्कीम के बारे में मैं आपसे चर्चा करने आया हूँ। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रिजम्पटिव इनकम में मतलब इस प्रिजम्पटिव स्कीम में जो हमारी इनकम निकलने वाली है वो हमारी इनकम निकलेगी वेट के अकॉर्डिंग टू द वेट। हम क्या करेंगे, इनकम निकालेंगे। ठीक है, तो आइए एक आपको ये स्लैब रेट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में फाइनल में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एमसीक्यू में, या एक बड़ा क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का क्या पता आपके एग्जाम में आपसे टकरा जाए। ठीक है, चलिए तो आइए, छोटा सा चैप्टर है, शुरुआत करते हैं। टनेज टैक्स स्कीम टू मेक द इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री मोर कॉम्पिटिटिव, a tonnage tax scheme for taxation of shipping profit। कौन सा? शिपिंग प्रॉफिट वॉज इंट्रोड्यूस। मतलब भारत में इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री का बिजनेस और बढ़े, इसको एनकरेज करने के लिए, मतलब लंबे लंबे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की झंझट से बचने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए इस स्कीम का, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ। सम ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ द टनेज टैक्स स्कीम आर एज फॉलोज। आइए कुछ बेसिक फीचर्स देखते हैं इस टनेज टैक्स स्कीम के। पहला, इट इज अ स्कीम ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। मैंने आपको बोला है कि ये भी एक क्या है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन एक स्कीम है, उसकी तरह ही है हमारा। वेयर बाय द नोशनल इनकम अराइजिंग फ्रॉम द, इनकम कहाँ से हो रही है दोस्तों, ध्यान देना, ऑपरेशन ऑफ अ शिप। आप शिप को चलाकर इनकम जनरेट कर रहे हो, और जितना भी आप इनकम जनरेट कर रहे हो, या तो आप वही अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो, बैलेंस शीट बना लो, जो भी आपकी इनकम आती है पीजीबीपी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग उसको डिक्लेयर कर दो। वरना आप टनेज टैक्स स्कीम में आके अकॉर्डिंग टू योर वेट आप अपनी इनकम को कैलकुलेट करके उस पर टैक्स पे कर दो, आपकी चॉइस है। ठीक है, इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द टनेज ऑफ द शिप। द नोशनल इनकम इज टैक्स्ड एट द नॉर्मल कॉर्पोरेट रेट एप्लीकेबल फॉर द ईयर। जो आपकी इनकम आएगी उस पर जो टैक्स लगेगा वो नॉर्मल आपकी कंपनी पर जो कॉर्पोरेट टैक्स एप्लीकेबल है वो आपके ऊपर लगेगा। ठीक है, टैक्स इज पेएबल इवन इफ देयर इज अ लॉस इन एन ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मार्क कर लेना, अलग से नोट बना लेना, कुछ भी कर लेना। देखो जैसे कि मैंने आपको स्लैब दिखाया है, वो अकॉर्डिंग टू वेट चलने वाला है। ठीक है, मतलब वजन के हिसाब से। अब आपने कोई ट्रांजेक्शन की, उसमें आपको लॉस हो गया, तो हमें क्या, हम तो वजन के हिसाब से इनकम निकालेंगे और आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ये कह रही है, अगर आपने इस स्कीम को ऑप्ट किया है तो भले ही चाहे आपका लॉस क्यों ना हो आपके बिजनेस से, आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा। A company may opt for the scheme, and once such option is exercised, then there is a lock-in period of 10 years। ये स्कीम आपके लिए ऑप्शनल है। आपने एक बार अगर इसको ऑप्ट कर लिया तो 10 सालों के लिए आपको इसका पालन करना पड़ेगा। इफ अ कंपनी ऑप्ट्स आउट, अगर आप इसको छोड़ते हो तो आप 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट में चले जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने ईयर 1 के लिए इस स्कीम को फॉलो किया, तो ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 10 तक आपको इसको फॉलो करना है। बट अगर आपने 4th ईयर में इसको तोड़ दिया तो 4th ईयर के बाद जितने भी ईयर आपके आएंगे, फॉर एग्जाम्पल 14 ईयर तक जितने भी आपके साल आएंगे, इन सब के लिए आप डिसक्वालीफाई हो गए टू ऑप्ट दिस स्कीम। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सिंस दिस इज अ प्रेफरेंशियल regime
of taxation, certain condition like creation of reserves, training, etc. are required to be met. ये क्योंकि आपकी मन पसंदीदा चॉइस है, आपको ऑप्ट करना है तो आप करो वरना मत करो। तो क्योंकि आप अपनी मर्जी के मालिक हो तो हम भी अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो इनकम टैक्स वालों ने कुछ कंडीशन लगाई है कि आपको कुछ रिजर्व क्रिएट करके रखना पड़ेगा, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग वगैरह देनी पड़ेगी, जो भी गाइडलाइन सीबीडीटी की है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी अगर आप टनेज टैक्सेशन स्कीम को फॉलो करते हो अपनी कंपनी में। ऑलराइट, चलिए। अ कंपनी में बी एक्सपेल्ड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। हम मतलब सीबीडीटी किसी किसी कंपनी को रिमूव भी कर सकती है इस स्कीम से, सब्जेक्ट टू देयर गाइडलाइंस, देयर कंडीशन। मतलब सीबीडीटी तो भाई कुछ भी कर सकती है, सरकार तो कुछ भी कर सकती है। तो सरकार को अगर कुछ लगा कि भाई गड़बड़ हो रही है तो आपकी कंपनी को इस स्कीम से बाहर भी कर सकती है। ऑलराइट, पॉइंट क्लियर है। चलिए आइए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पर अब कंडीशन स्टार्ट होने वाली है कि क्या क्या शर्तों का पालन आपको करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल दूँ मैनुअली, कुछ कंडीशंस टाइप है हमारे पास ये, ठीक है। आइए, अ टनेज टैक्स कंपनी हैज़ टू क्रिएट अ रिजर्व ऑफ एटलीस्ट मतलब मिनिमम 20% ऑफ इट्स बुक प्रॉफिट्स टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू शिप। भाई देखो, हम तो चाहते हैं ना इंडिया में इस तरह के बिजनेस और आए, एनकरेजमेंट बढ़े। तो सरकार ने मैंडेटरी रूल लगा दिया कि अगर आपको इस टैक्स स्कीम को लेना है तो एक मिनिमम 20% किसका, प्रॉफिट का रिजर्व बना के रखो। जो रिजर्व कहाँ पर यूज़ होगा, समझ लेना, ये रिजर्व भी कहाँ पर यूज़ होगा, नए शिप को खरीदने में, ठीक है। चलिए अगली कंडीशन, एज पर सेक्शन 115, आपका जो सेक्शन है 115 VU, मैं देखता रहता हूँ कुछ स्पेलिंग गलत तो नहीं है। A tonnage tax company has to comply with a minimum training requirement in accordance with the guidelines to be issued by the DG, जो कि शिपिंग डिपार्टमेंट का होगा। तो मतलब जो भी टनेज टैक्स स्कीम को फॉलो करेगा उसको मिनिमम ट्रेनिंग क्राइटेरिया भी अपनी कंपनी में प्रोवाइड कराना पड़ेगा अपने एम्प्लॉय को। नेक्स्ट पॉइंट, द कंपनी विल बी एक्सपेल्ड मतलब रिमूव इफ द ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट आर नॉट मेट फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आपने ईयर 1 में तो ट्रेनिंग दे दी, ठीक है, बट ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 या ईयर 5 इनमें से किसी साल में स्किप कर दी तो फिर क्या होगा, आपने कंडीशन तोड़ी। जिस भी साल में आपने कंडीशन तोड़ी उस साल से हम आपका नाम इस स्कीम से हटा देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 115 VV, सेक्शन 115 VV क्या कहता है, लेज डाउन द लिमिट ऑफ 49% फॉर चार्टरिंग इन, ठीक है। सेक्शन 115 VV एक कंडीशन लगाता है कि जो 49% है फॉर चार्टरिंग इट, आपको ये लिमिट मेंटेन करके रखनी है अपनी कंपनी में। नेक्स्ट पॉइंट, इन टर्म ऑफ सेक्शन 115 VW, ये क्या कहता है, मेंटेनेंस ऑफ सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द ऑडिट ऑफ द सेम इज कंपल्सरी फॉर अ कंपनी ऑप्टिंग द स्कीम। आपको अपने खाते अलग से बनाने हैं इस वाले धंधे के। अगर आपकी कंपनी कुछ और भी बिजनेस करती है तो ठीक है, बट इसके बुक्स ऑफ अकाउंट अलग बनेंगे और उनका भी मैंडेटरी ऑडिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 115 VW सेक्शन आपका क्या कहता है, आइए देखते हैं। सेक्शन 115 VW, क्या ये सेक्शन रिपीट है, सेक्शन 5 VW मेंटेनेंस का है आपका,
lays down the details, ये आपका VX है दोस्तों, ठीक कर लेना, VX। सेक्शन 115 VX lays down the details regarding valid certificate which indicate the net tonnage of ship। जैसे आपने परचून की दुकान पे देखा होगा, जो वेइंग मशीन होती है उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट होता है, तो आपको भी एक प्रॉपर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो आपकी शिप का वेट हमें बताएगा। नेक्स्ट, सेक्शन 115 VW एंड सेक्शन 115 VZ प्रोवाइड फॉर द कंटिंजेंसीज ऑफ अमलगमेशन एंड डीमर्जर। ठीक है, ये अमलगमेशन और डीमर्जर के लिए सेक्शन हमारे बने गए हैं। नेक्स्ट, सेक्शन 115 VZB, ये क्या बताता है? एंजॉइंस अपॉन अ कंपनी नॉट टू अब्यूज द प्रेफरेंशियल टैक्स regime, and section 115 VZC provides for expulsion of a company in case of abuse। अगर कंपनी इस स्कीम का गलत इस्तेमाल करती है या ठीक से इस्तेमाल नहीं करती है तो तुरंत कंपनी को हम इस स्कीम से हटा देंगे। ऑलराइट, चलिए, तो ये कुछ हमारे सेक्शन थे जो इस टनेज टैक्स स्कीम के लिए स्पेसिफिक बने गए हैं। ये कुछ शर्तें भी है जिनका आपको पालन करना है। आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बड़ा छोटा चैप्टर है, और क्वेश्चन आ गया तो 4-5 नंबर आपको देकर जाएगा। MCQ में आया 2 नंबर आपको देकर जाएगा, थ्योरी में आया 3-4 नंबर आपको देकर जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग क्वालिफाइंग शिप्स, सेक्शन 115 VA। आइए देखते हैं कि कैसे आपको प्रॉफिट, कैसे आपको गेन निकालना है, किस धंधे से जो शिप को चलाकर हो रहा है। तो हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स भी पढ़ेंगे कि शिपिंग बिजनेस किसको बोला जाएगा इस स्कीम के लिए। ठीक है, शिप क्या होगा, क्वालिफाइंग शिप क्या होगा, बिजनेस क्या होगा, ऑपरेटिंग कंपनी किसको बोलेंगे, क्वालिफाइंग कंपनी किसको बोलेंगे इस स्कीम के लिए। अब ये सारे रूल्स हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के अगर मैं आपको 2 पार्ट बताऊं तो पहला तो वो स्लैब रेट, जो मैंने आपको चैप्टर को स्टार्ट करते से पहले दिखाया था कि इस स्लैब रेट को फॉलो करके हम एक शिपिंग बिजनेस की इनकम निकालेंगे और उस पर अकॉर्डिंगली कॉर्पोरेट रेट से टैक्स लगेगा जो भी आपकी कंपनी के ऊपर लगता है, जो हमने चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में पढ़ा था। ऑलराइट, चलिए आइए अब शुरुआत करते हैं। इन द केस ऑफ अ कंपनी, द इनकम फ्रॉम द बिजनेस ऑफ अ ऑपरेटिंग क्वालिफाइंग शिप, ऑपरेटिंग क्वालिफाइंग शिप मे एट इट्स ऑप्शन, आपके पास अपना ऑप्शन है, या तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर लो या फिर आप टनेज टैक्स स्कीम को फॉलो कर लो। एट इट्स ऑप्शन बी कंप्यूटेड, पेन आपको ग्रीन दिख रहा है ना, बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, जो हम पढ़ रहे हैं टनेज टैक्स स्कीम, एंड सच इनकम शैल बी डीम्ड टू बी द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ सच बिजनेस, और ये आपका कहाँ पर टैक्सेबल होगा, PGBP में। ठीक है, चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग शिप का क्या मतलब है? हमने पढ़ा ना कि आप ऑपरेटिंग करोगे एक क्वालिफाइंग शिप को, तो ये ऑपरेटिंग शिप का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। अ कंपनी शैल बी रिगार्डेड एज ऑपरेटिंग अ शिप, हम एक कंपनी को बोलेंगे कि तू शिप चला रही है। क्यों बोलेंगे? इफ इट ऑपरेट्स एनी शिप, अगर आप कोई एक शिप चला रहे हो, वेदर ओन्ड, या तो वो आपका खुद का है, आप उसके मालिक हो, या फिर आपने उसको किराए पर लेकर आप उसको चला रहे हो, और चार्टर्ड बाय इट। ठीक है, एंड इंक्लूड्स अ केस
वेयर इवन अ पार्ट ऑफ द शिप हैज़ बीन चार्टर्ड इन, अगर आपने शिप का कोई हिस्सा किराए पे लिया है, भाई आधा शिप एक पार्टनर का है, आधा शिप एक पार्टनर का है, या फिर आप पार्टनर भी नहीं हो, आधा मिस्टर ए का है, आधा मिस्टर वाई का है, या 25% मिस्टर वाई का है, 75% मिस्टर ए का है, तो ऐसे भी अगर आपने किया है तो वो भी आपका ऑपरेटिंग शिप में माना जाएगा। ठीक है, दोबारा पढ़ता हूँ। एंड इंक्लूड्स अ केस वेयर इवन अ पार्ट ऑफ द शिप हैज़ बीन चार्टर्ड इन बाय इट in an arrangement such as a slot charter, space charter और joint charter। ये जो शिप को आप आधा आधा लेते हो या कुछ हिस्सा लेते हो, इनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे स्लॉट चार्टर, स्पेस चार्टर और जॉइंट चार्टर। अगर मैं यहाँ पे अलग अलग कलर से गोला लगाऊं तो आपको और समझने में क्लैरिटी होगी। जैसे इस पर लगा देते हैं हम पिंक, और इस पर लगा देता हूँ मैं ये वाला। ठीक है, तो ये आपके एक नाम है अगर आप किसी शिप को आधा किराए पर लेकर ऑपरेट करते हो। आगे चलते हैं। However, a company shall not be regarded as the operator of a ship which has been chartered out by it on bareboat charter cum demise terms or on bareboat charter terms for a period exceeding 3 years। आपका शिप है, आप शिप के मालिक हो, आप शिप नहीं चला रहे। अगर चला रहे होते तो आप यहाँ पर आ जाते कि आप शिप को चला रहे हो। आपने शिप को किराए पर दिया, किराए पर दिया आपने, किसको? शिप को किराए पर दिया। तो अब वो आपकी शिपिंग बिजनेस इनकम नहीं है, वो आपकी रेंटल इनकम बनेगी। दोबारा पढ़ लेते हैं। हाउएवर, अ कंपनी शैल नॉट बी रिगार्डेड एज द ऑपरेटर ऑफ अ शिप विच हैज़ बीन चार्टर्ड आउट, यानी कि रेंट आउट बाय इट ऑन बेयरबोट चार्टर कम डिमाइस। जैसे हमने ऊपर नाम पढ़ा था, स्लॉट चार्टर, स्पेस चार्टर, जॉइंट चार्टर। ऐसे शिप को अगर आप किराए पे देते हो तो उनके नाम है बेयरबोट चार्टर कम डिवाइस या फिर बेयरबोट चार्टर टर्म्स। ठीक है, कितनी टर्म्स के लिए? 3 साल से ज़्यादा के लिए। अब देखते हैं ये बेयरबोट चार्टर का क्या मतलब है। बेयरबोट चार्टर मीन्स हायरिंग ऑफ अ शिप फॉर अ stipulated period on terms which give the charter possession and control of the ship including the right to appoint the master and crew। वही हो गया ना, मतलब आपने किसी को शिप दिया, आपने उसको इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार दे दिया, उसका पोजेशन दे दिया, यहाँ तक भी उसका जो ड्राइवर होता है शिप का वो भी आपने अपॉइंट करने का अधिकार दे दिया। तो उसको बोलते हैं बेयर बोट चार्टर, जो हमने यहाँ पर देखा। अगर मैं दूसरे पेन से इसको हाईलाइट करूँ, बेयर बोट चार्टर। अब हमने ऊपर एक और टर्म पढ़ी, अगर मैं कलर ले लूँ ये वाला, बेयर बोट चार्टर कम डिवाइस। इसका क्या मतलब है? नीचे लिखा है, बेयर बोट चार्टर कम डिवाइस मीन्स अ बेयर बोट चार्टर वेयर the ownership of the ship is intended to be transferred after a specified period to the company to whom it has been chartered। जैसे मतलब जैसे आप मान लो कि टाइम फिक्स हुआ कि मैं तेरे को ये शिप किराए पर दे रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 साल बाद मैं तेरे को इसका मालिकाना हक दे दूंगा। अभी दिया नहीं है बट मालिकाना हक दे दूंगा। ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था, मतलब ऊपर वाला जो यहाँ पे डेफिनेशन था, उस पे मालिकाना हक कहीं पर नहीं है। उस पे सिर्फ क्या है? पोजेशन या पोजेशन और कंट्रोल। बट नीचे वाले में एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद अगर ओनरशिप भी जा रही है तो वो भी आपका मतलब कि जो किराए पे देने वाला है, जो लैंडलॉर्ड है, उसको जो पैसा मिल रहा है वो शिपिंग बिजनेस में टनेज टैक्स स्कीम में नहीं आएगा। ऑलराइट, चलिए समझ आ रहा है दोनों टर्म्स? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वालिफाइंग शिप। क्वालिफाइंग शिप क्या होती है? सेक्शन 115 VD।
आ शिप, ये डेफिनेशन भी आ जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिफाइंग शिप, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग शिप, ठीक है। तो यहाँ से डेफिनेशन भी सीधी सीधी आ सकती है। क्वालिफाइंग शिप का क्या मतलब है? आ शिप इज अ क्वालिफाइंग शिप इफ, एक शिप को हम क्वालिफाइंग शिप मानेंगे, क्यों? आइए पढ़ते हैं। इफ इट इज अ सी गोइंग शिप और वेसल ऑफ मिनिमम, यहाँ पर ध्यान देना, अगर आपके पास 15 टन का शिप है मिनिमम, तो ही वो आपकी ऑपरेटिंग शिप में आएगा। मतलब टनेज टैक्स स्कीम की क्राइटेरिया यहाँ पर है कि हम किस शिप को मानेंगे कि वो टनेज टैक्स स्कीम में आ सकता है। हम उसको ही मानेंगे जिसका वजन 15 नेट टन है। इट इज़ अ सी गोइंग शिप और वेसल ऑफ मिनिमम 15 नेट टनेज और मोर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे लिखा है सी गोइंग शिप मीन्स अ शिप इफ इट इज सर्टिफाइड एज सच बाय द कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी ऑफ एनी कंट्री, ठीक है। सी गोइंग शिप क्या होता है? एक ऐसा शिप जिसके पास सर्टिफिकेट है सी गोइंग शिप का। अब इसमें सेकंड पॉइंट पर आते हैं, क्वालिफाइंग शिप के सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है दोस्तों? इट इज अ शिप रजिस्टर्ड अंडर द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 और अ शिप रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया in respect of which a license has been issued by the Director General of Shipping under Section 406 or Section 407 of the Merchant Shipping Act 1958, ठीक है जी। पहला पॉइंट हमारा ये था, ठीक है। या तो आप पहले पॉइंट को फुलफिल कर दो या फिर आप सेकंड पॉइंट को फुलफिल कर दो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, अ वैलिड सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच शिप इंडिकेटिंग इट्स नेट टनेज इज इन फोर्स। बट यहाँ पर एक करेक्शन करेंगे, आपको सारे पॉइंट फुलफिल करने जरूरी है। 1 + 2 + 3 और का यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। आपका मिनिमम वेट 15 टन होना चाहिए, आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो बताएगा कि आपका वेट कितना है, ठीक है। अगर हम एक समरी की बात करें, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक बार ध्यान देना कि अगर हम एक समरी की बात करें कि क्वालिफाइंग शिप क्या होगा, तो आइए एक बार नज़र डालते हैं। इन नटशेल, अ क्वालिफाइंग शिप मीन्स अ सी गोइंग शिप, जो समुद्र की तरफ जा रहा है, हैविंग अ वैलिड सर्टिफिकेट, जिसके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट है। बट यहां पर ध्यान देना, क्वालिफाइंग शिप क्या क्या नहीं है। अब मैं जो आपको बातें बता रहा हूं इनको एज इट इज याद रखना। बट डज नॉट इंक्लूड फैक्ट्री शिप। ये क्या होता है? फैक्ट्री शिप इंक्लूड्स अ वेसल प्रोवाइडिंग प्रोसेसिंग सर्विस। एक शिप मतलब मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, एक शिप में चलते चलते शिप में मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, तो वो यहाँ पर कवर नहीं होगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द फिनिश प्रोड्यूस। दूसरा, प्लेजर क्राफ्ट यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। ये क्या होता है? प्लेजर क्राफ्ट मीन्स अ शिप ऑफ अ काइंड, एक शिप की तरह ही होता है, हुज प्राइमरी यूज, जिसका मुख्य इस्तेमाल क्या है? इज फॉर द पर्पस ऑफ, ये क्या लिखा है? स्पोर्ट, SPORT, खेल कूद वाला, और रिक्रिएशन एक्टिविटी, ठीक है। चलिए, थर्ड, हार्बर एंड रिवर फेरीज भी आपकी क्वालिफाइंग शिप नहीं है। नेक्स्ट, अ सी गोइंग शिप और वेसल इफ, यहाँ पे ध्यान देना, इफ द मेन पर्पस फॉर विच इट इज यूज्ड इज द प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ अ काइंड नॉर्मली प्रोवाइडेड ऑन लैंड। आप शिप में जाके नारियल पानी बेच रहे हो, मोमोज बेच रहे हो, तो वो क्वालिफाइंग शिप नहीं है। आपने चलते हुए शिप को रेस्टोरेंट बना लिया, तो वो क्वालिफाइंग शिप नहीं है।
नेक्स्ट ऑफ श्योर इंस्टॉलेशन, ये आपका फिफ्थ है, ये आपका फोर्थ था, ये आपका सिक्स्थ। फिशिंग वेसल भी आपके क्वालिफाइंग शिप नहीं है। एंड लास्ट, अ क्वालिफाइंग शिप विच इज यूज्ड एज अ फिशिंग वेसल फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 30 days ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर। आपने एक क्वालिफाइंग शिप को मछली पकड़ने में यूज कर लिया 30 दिन से ज़्यादा, तो अब वो अपनी क्वालिफिकेशन को छोड़ देगा, यानी कि वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। कौन सी डेफिनेशन में से? क्वालिफाइंग शिप की डेफिनेशन में से। ऑलराइट, तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। देखो, जिस चैप्टर को मैं बोलता हूँ कि ये आपको याद रखना है, तो उस पर आपको मुख्य ध्यान देना है। ऑलराइट, चलिए अब आइए देखते हैं कि ये क्वालिफाइंग कंपनी क्या होती है। देखो, हमने पहली डेफिनेशन क्या पढ़ी, मैं आपको अगर एक एक करके दिखाऊं दोबारा से। हाँ जी, हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी, ऑपरेटिंग शिप क्या होता है, मतलब वो जहाज किसे बोलेंगे। ठीक है, वो खुद का भी हो सकता है या फिर आप किराए पर लेकर भी उसको चला सकते हो। फिर हमने पढ़ा, आप शिप तो चला रहे हो किराए पे लेकर, बट वो टनेज टैक्स स्कीम में फिट होगा कि नहीं, वो क्वालिफाइंग शिप क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि आपकी कंपनी एलिजिबल है क्या इस स्कीम को लेने के लिए। अ कंपनी इज अ क्वालिफाइड कंपनी इफ इट इज एन इंडियन कंपनी। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज इन इंडिया। ठीक है, दो कंडीशन है यहाँ पे, भारतीय कंपनी होनी चाहिए और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भारत में होना चाहिए। तीसरा, इट ओन्स एटलीस्ट वन क्वालिफाइंग शिप, कोई भी शिप नहीं, क्वालिफाइंग शिप इनके पास एक होना चाहिए। और चौथी कंडीशन, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इज टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग शिप। और ऑपरेटिंग शिप की डेफिनेशन क्या है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए, तो ये चार कंडीशन है किसकी? क्वालिफाइंग कंपनी की। अब आइए सेकंड पॉइंट में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के बारे में कुछ लिखा है, उसको रीड करते हैं। चलिए, आपने इसको मुझसे कई बार रेजिडेंशियल स्टडीज में सुना होगा, पोयम। पोयम का मतलब क्या है? द प्लेस वेयर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और इट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेक्स देयर डिसीजन। ऑल राइट, सेकेंड पॉइंट, in a case where the board of director routinely approve the commercial and strategic decision made by the executive director or officers of the company, then the place where such executive director or officers of the company perform their function। तो यहाँ पर दोस्तों ये दो पॉइंट है जिनको हम बोलेंगे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे डाल देता हूँ पोयम 1, पोयम 2। ऑलराइट, चलिए अब आइए देखते हैं कि कैसे आप टनेज टैक्स स्कीम में इनकम निकालोगे एक कंपनी की। मैनर ऑफ कंप्यूटिंग ऑफ इनकम अंडर टनेज टैक्स स्कीम सेक्शन 115(VE). A tonnage tax company engage in the business of operating qualifying ship shall compute the profits from such business under tonnage tax scheme। और वो क्या स्कीम है? मैंने आपको स्लैब रेट दिखाए थे, अभी उसके ऊपर चलेंगे हम। आगे चलते हैं। द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग क्वालिफाइंग शिप गिविंग राइज टू इनकम रेफर्ड टू इन सेक्शन 115(V)(1) shall be considered as a separate business distinct। ये एक आपकी अलग से बिजनेस माना जाएगा, अलग खाते बनेंगे। हाँ, जो पूरी पीजीबीपी की इनकम में जब हम टैक्स निकालेंगे, वो तो जो यहाँ से इनकम निकल के आएगी उसको अदर इनकम में ऐड कर देंगे और अपना हम टैक्स निकाल लेंगे। ठीक है, फ्रॉम ऑल अदर एक्टिविटीज और बिजनेस कैरिड ऑन बाय कंपनी।
द प्रॉफिट शैल बी कंप्यूटेड सेपरेटली फ्रॉम द प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम एनी अदर बिजनेस। जो प्रॉफिट है वो भी अलग निकलेगा, बस लास्ट में जाके क्लब हो जाएगा। द टनेज टैक्स स्कीम शैल अप्लाई ओनली इफ एन ऑप्शन टू दैट इफेक्ट इज मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 VP। ये स्कीम कब लगेगी? जब आप इसको ऑप्ट करोगे, जबरदस्ती कोई नहीं है। नेक्स्ट, वेयर अ कंपनी engaged in the business of operating is engaged in the business of operating qualifying ship is not covered under the tonnage tax scheme। या तो आप टनेज टैक्स स्कीम में आने के लिए एलिजिबल नहीं हो, या फिर आपने इसको ऑप्ट ही नहीं किया, और हैज़ नॉट मेड एन ऑप्शन टू दैट इफेक्ट एज द केस में भी कुछ भी केस हो, तो फिर क्या होगा? Then the profit and gains of such company from such business shall be computed in accordance with the other provision of this act। नॉर्मल PGBP के प्रोविजन या अगर कोई और दूसरा प्रिजम्पटिव ऑप्शन आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए, टनेज इनकम सेक्शन 115 VF। द टनेज इनकम शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 115 VG। वही जो स्लैब रेट मैं आपको दिखाने जा रहा था, अब मैं उस पर आने वाला हूँ। एंड द इनकम सो कंप्यूटेड, जो भी इनकम आएगी वो PGBP में टैक्सेबल होगी। सो कंप्यूटेड शैल बी डीम टू बी द प्रॉफिट्स चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ऑलराइट, चलिए आइए, अब वो सेक्शन आ चुका है जिसका मुझको और आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। कंप्यूटेशन ऑफ टनेज इनकम सेक्शन 115 VG। सेक्शन याद रखना, द टनेज इनकम ऑफ अ टनेज टैक्स कंपनी फॉर अ प्रीवियस ईयर शैल बी द एग्रीगेट ऑफ द टनेज इनकम ऑफ ईच क्वालिफाइंग शिप। ध्यान देना, अगर आपके पास 5 क्वालिफाइंग शिप है तो पांचों की इनकम अलग निकलेगी। ठीक है, और हमारी इनकम 5। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहां पर हम शिप के वजन के हिसाब से इनकम निकाल रहे हैं, तो आपके पास जितने भी शिप है उन सब की इनकम अलग निकलेगी। ईच क्वालिफाइंग शिप कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग प्रोविजन। क्या प्रोविजन है, आइए देखते हैं। द टनेज इनकम ऑफ ईच क्वालिफाइंग शिप बी द डेली टनेज इनकम ऑफ ईच शिप मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ डेज इन द प्रीवियस ईयर। हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्वालिफाइंग शिप, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डेज, क्योंकि हमको डेली इनकम निकालनी है। ठीक है, द टनेज इनकम ऑफ ईच क्वालिफाइंग शिप बी द डेली टनेज इनकम ऑफ ईच शिप मल्टीप्लाई बाय, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? बेसिकली ये आपका 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय डेज। ठीक है, आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ डेज इन पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर in case the ship is operated by the company as a qualifying ship for only part of the previous year। क्या मतलब है? दोबारा पढ़ लो। The number of days in part of the previous year in case the ship is operated by the company as a qualifying ship for only part of the previous year। जैसे साल में 365 दिन है, उसमें से आप 200 दिन ही क्वालिफाइंग शिप की कैटेगरी में थे, आपने कुछ कंडीशन वगैरह तोड़ दी होगी, तो 200 दिन की इनकम तो टनेज टैक्स स्कीम के मुताबिक निकलेगी, बाकी पर PGBP के प्रोविज़न लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम जब डेज की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किससे करेंगे, आइए एक बार देखते हैं। ध्यान देना इस फॉर्मेट पर। क्वालिफाइंग शिप हैविंग नेट टनेज
अगर एक शिप में जो टनेज है, एक शिप का जो वज़न है वो अगर 1000 टन तक है तो हम क्या करेंगे, 70 रुपीज़ फॉर ईच 100 टन। अगर मैं बात करूं कि एक शिप का वज़न पूरा का पूरा 1000 है तो उसके लिए सात कितने हो गए, 700 रुपये, 700 रुपये की डेली इनकम बनेगी। अगर मैं बात करूं आपके शिप की इनकम, अगर मैं बात करूं सॉरी आपके शिप का जो टनेज है वो है 700 टन, ठीक है। तो यहां पर आपकी डेली इनकम क्या बनेगी, यहां पर आपकी डेली इनकम क्या बनेगी भाई, जो 70 रुपये है वो आपके 100 टन तक है। हमको कितने टन का इनकम चाहिए डेली, 700 का, तो 2 ज़ीरो यहाँ से गए, ठीक है। ये 7 7 जा 49 और 1 ज़ीरो, तो 490 रुपये पर डे की इनकम आपकी निकल कर आ जाएगी। तो आपकी शिप का वजन कितना है उसके हिसाब से आपकी इनकम निकलेगी। जैसे हमने पीजीबीपी में भी एक सेक्शन पढ़ा था जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में लगता है। अब अगर आपके क्वालिफाइंग शिप का वज़न 1000 से ज़्यादा है बट 10,000 से ज़्यादा नहीं है, 10,000 तक है, अप टू 10,000, तो आपको क्या कर लेना है, स्लैब रेट है, एक तरह से ये स्लैब ही चल रहा है, तो 1000 पर 700 रुपये बनते हैं, तो वो तो आपको लेने ही लेने हैं, प्लस 53 फॉर ईच 100 टन एक्सीडिंग 1000। अब अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 1200 टन का, ठीक है, तो 1200 टन में क्या होगा दोस्तों, 700 टन, सॉरी 700 नहीं 1000 टन, 1000 टन तक तो डेली इनकम कितनी आएगी, 700 रुपये। बट जो ये 200 टन बचा इसकी डेली इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, इसकी डेली इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, इसकी डेली इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, 53 रुपये 100 टन के लिए है, तो हमें 200 टन के लिए चाहिए, तो ये आपका हो गया 106, तो 700 प्लस 106 806 रुपये पर डे की इनकम बन गई, ठीक है दोस्तों, क्योंकि स्लैब रेट है ना, ऊपर वाला भी इंक्लूड होगा। अब अगर 10,000 से ज़्यादा का वज़न है बट 25,000 तक है तो आपको क्या कर लेना है, 5470, ये 5470 कैसे आया, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे आया, मैं बताता हूँ कैसे आया। देखो 700 रुपये तो ये हो गया, प्लस अब 1000 तक तो 700 रुपये है, अब 1000 के बाद 10,000 तक मतलब कितने हो गए ये 9,000 तक, 9,000 तक हमको क्या कर लेना है, 9,000 तक और अमाउंट कैलकुलेट कर लेना है, 53 डिवाइड बाय 100 इंटू 9,000, तो 2 जीरो से ये गए, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 तिया 27, 2 कैरी, 9 5 जा 45 और ये 2 कितना हो गया आपका 47, सही कर रहा हूँ ना मैं, और एक ज़ीरो, ठीक है। अब 700 में 4770 प्लस कर देते हैं तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 300 और 400 5470 रुपये, यही आया ना, ये लो, ये जो आपका अमाउंट है ये आपका 10,000 तक का है, और उसके बाद आप 42 रुपये 100 टन के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। फिर ऐसे ही अगर 25,000 से ज़्यादा का है तो 11,770 तो आपकी इनकम है ही यही। अब उसके बाद जितना भी आप 25,000 के ऊपर आपका वज़न है उस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ जाएगी 29 रुपये प्रति 100 टन के हिसाब से, ठीक है। ये स्लैब रेट आपको याद रखना है। चलिए अब ज़रा आगे की तरफ चलते हैं।
आइए, द टनेज शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 एंड फॉर दिस पर्पज। क्या क्या मतलब है कहने का? जैसे आपके शिप का जो टन निकल के आया वो आया 989, तो हम इसको क्या कर देंगे? हम इसको कर देंगे पूरा का पूरा 1000। ठीक है, हम टन को 100 के मल्टीप्लाई में कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है कि कोई भी किलोग्राम को हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। जैसे आया 989 टन और 100 किलो, तो हम इसको क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इफ सच टन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 100 देन, जैसे हमने यहाँ बात करी थी कि अगर ये 100 का मल्टीपल नहीं है तो क्या होगा? आइए देखते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, आपके बहुत काम आएगा ये। इसका मतलब क्या आपको करना है? अगर आपका टन 100 के नियरेस्ट नहीं है, इफ लास्ट फिगर इन दैट अमाउंट इज 50 टन और मोर, then the tonnage shall be increased to the next higher tonnage, which is a multiply of 100. If the last figure is less than 50 ton, last figure is less than 50 ton, then it shall be reduced to the next lower tonnage, which is a multiply of 100. ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, 50 टन से अगर ज़्यादा का है या 50 टन भी है तो हम जो 100 का मल्टीपल लेंगे वो हायर वाला लेंगे। अगर 50 टन से नीचे है, जैसे मैं आपको ये, जैसे मैंने 989 लिया, 989 लिया, तो ये जो 89 है आपका 50 के मल्टीपल में क्या है? 50 या उससे ज़्यादा का है तो हम इसको 1000 कर सकते हैं। बट अगर मैं 949 लूँ तो ये 50 से नीचे है तो मैं इसको 900 टन की तरह ट्रीट करूंगा। आगे चलते हैं। नो डिडक्शन और सेट ऑफ शैल बी अलाउड इन कंप्यूटिंग द टनेज इनकम अंडर दिस चैप्टर। किसी भी डिडक्शन, किसी भी सेट ऑफ का आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सेक्शन रेलेवेंट शिपिंग इनकम, सेक्शन 115VI। अब बस चैप्टर खत्म होने वाला है। आइए देखते हैं कुछ छोटे छोटे सेक्शन। द रेलेवेंट शिपिंग इनकम ऑफ अ टनेज टैक्स कंपनी मीन्स, मतलब शिपिंग इनकम हमारी क्या क्या होगी। हमने पहले पढ़ा ऑपरेटिंग शिप क्या होगा, हमने पढ़ा क्वालिफाइंग शिप क्या होगा, हमने पढ़ा क्वालिफाइंग कंपनी क्या होगी। अब हम देख रहे हैं कि कौन से एक्टिविटी को हम इस टनेज टैक्स स्कीम में मानेंगे कि आप शिपिंग बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर है इट्स प्रॉफिट फ्रॉम कोर एक्टिविटीज़, ये तो आएगा ही आएगा। इट्स प्रॉफिट फ्रॉम इंसिडेंटल एक्टिविटीज़, दोनों हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। कोर एक्टिविटी क्या होता है हम नीचे पढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ पर कुछ है। वेयर द एग्रीगेट ऑफ इनकम फ्रॉम इंसिडेंटल एक्टिविटी एक्सीड 1/4 यानी कि 25% से ज़्यादा ऑफ द टर्नओवर फ्रॉम द कोर एक्टिविटी, देन सच एक्सेस शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द रेलेवेंट शिपिंग इनकम फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर एंड शैल बी टैक्सेबल, एग्जम्प्ट नहीं होगा, अंडर द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो मतलब यहाँ पे जो इंसिडेंटल एक्टिविटी है वो अप टू 25% ऑफ टर्नओवर फ्रॉम कोर एक्टिविटी ही आएगी। जो आपका मेन बिजनेस है वो इनकम तो 100% आएगी, उसका अगर आप 25% यहाँ पे और इंक्लूड करना चाहते हो क्योंकि आपको थोड़ा फ़ायदा होगा भाई, क्योंकि टन के हिसाब आप प्रॉफिट कितना ही कमाओ, जो डेली इनकम है वो तो टन के हिसाब से आ रही है, आप कितना ही चार्ज करो। तो अगर आप थोड़ी सी इनकम यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हो कर सकते हो, बट अप टू 25%। चलिए
आइए देखते हैं ये कोर एक्टिविटी क्या है दोस्तों। द कोर एक्टिविटी ऑफ अ टनेज टैक्स कंपनी शैल बी इट्स एक्टिविटीज फ्रॉम ऑपरेटिंग क्वालिफाइंग शिप को चलाकर जो आप पैसा कमाते हो। सेकेंड पॉइंट, अदर शिप रिलेटेड एक्टिविटी मेंशन्ड एज अंडर। क्या क्या है वो? शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ किसके लिए? अर्निंग फ्रॉम पूलिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये पूलिंग अरेंजमेंट क्या है? ये शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अर्निंग फ्रॉम पूलिंग अरेंजमेंट। क्या है ये पूलिंग अरेंजमेंट? पूलिंग अरेंजमेंट मीन्स एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज थ्रू अ पूल और ऑपरेटिंग वन और मोर ships and sharing earning or operating profit on the basis of mutually agreed term। आपने अब शिप को आधा नहीं लिया, एक शिप को दो लोगों ने लिया, तो दो लोग उसको चला रहे हैं और इनकम को बांट रहे हैं, तो ये भी आपकी क्या है? शिपिंग इनकम है। फिर आपने क्या किया? शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट मीन्स अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच, ये एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, अंडर विच अ टनेज टैक्स कंपनी एग्रीज टू ट्रांसपोर्ट अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट एट अ स्पेसिफाइड रेट बिटवीन डेजिग्नेटेड लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग पार्ट ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। मतलब जहाँ सामान पड़ा है वहाँ, मतलब पार्ट टाइम बिजनेस हो गया। पार्ट टाइम जहाँ सामान पड़ा है उसको बस लोडिंग वाले सामान तक पहुँचाना है, ये काम कर रही है शिप। ये एक मतलब फ्रेट अरेंजमेंट एक तरह से, मतलब घूम रही है पोर्ट में ही, पार्ट टाइम बिजनेस कर रही है, तो ये भी आपका टनेज इनकम में आएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका था अदर रिलेटेड एक्टिविटी में एक्टिविटी नंबर 1। अब अदर रिलेटेड एक्टिविटी में एक्टिविटी नंबर 2 क्या है? स्पेसिफिक शिपिंग ट्रेड्स बीइंग ऑन बोर्ड और ऑन शोर एक्टिविटीज ऑफ पैसेंजर शिप कंप्राइजिंग ऑफ, ये क्या लिखा है? फेयर्स होना चाहिए, कंप्राइजिंग ऑफ फेयर्स एंड फूड एंड बेवरेजेस कंज्यूम्ड ऑन बोर्ड। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? स्लॉट चार्टर, स्पेस चार्टर, जॉइंट चार्टर और फीडर सर्विसेज। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, कंटेनर बॉक्स, लीजिंग ऑफ कंटेनर, शिपिंग। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों आपकी क्या है? स्पेसिफिक शिपिंग ट्रेड्स। ठीक है, ये सब आपकी शिपिंग इनकम में आएगी। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे रेलेवेंट शिपिंग की इनकम की डेफिनेशन क्या है, तो आपको ये सारे पॉइंट लिख देने हैं। अब आइए कुछ जनरल बातें आती है। द इंसिडेंटल एक्टिविटी शैल बी द एक्टिविटी विच आर इंसिडेंटल टू द कोर एक्टिविटी एंड विच मे बी प्रेस्क्राइब फॉर द पर्पस। इंसिडेंटल एक्टिविटी क्या होती है? मेन बिजनेस से जो आप पार्ट टाइम काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। वेयर एनी गुड्स और सर्विस हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ टनेज टैक्स बिजनेस are transferred to any other business carried on by a tonnage tax company or vice versa। कोई भी सामान या फिर कोई भी सर्विसेज जो आपके टनेज टैक्स बिजनेस में यूज होती है, उसको आपने बेचा किसी दूसरी कंपनी को जो भी यही काम करती है। एंड द कंसिडरेशन फॉर सच ट्रांसफर as recorded in the account of the tonnage tax business does not match या correspond to the market value of such goods or services। आपने सामान सस्ते में बेचा या सेवाएं अपने सस्ते में प्रदान की, तो हम उनको मैच करेंगे मार्केट वैल्यू से। किस दिन की? जिस दिन आपने ये ट्रांजेक्शन की। एज ऑन द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, देन द रेलेवेंट शिपिंग इनकम under this section shall be computed as if the transfer had been made at the market value
ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज एज ऑन द डेट। तो हम ट्रांसफर वैल्यू क्या लेंगे, मार्केट वैल्यू लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। वेयर इट अपियर्स टू द असेसिंग ऑफिसर डेट, अगर एओ को पता लगा, क्या पता लगा, owing to the close connection between the tonnage tax company and any other person or any other reason, क्या the course of business between them is so arranged that the business transacted between them produces to the tonnage tax company more than ordinary profit which might be expected to arise in the tonnage tax business, then the assessing officer shall, in computing the relevant shipping income of the tonnage tax company for the purpose of this chapter, take the amount of income as may be reasonably deemed to have been derived therefrom। एक बार दोबारा पढ़ लो। अगर असेसिंग ऑफिसर को यह पता लगा, वेयर इट अपीयर्स टू द असेसिंग ऑफिसर डेट ओइंग टू द क्लोज कनेक्शन, गंभीर रिश्तों की वजह से, किसके बीच, टनेज टैक्स कंपनी के बीच और किसी दूसरी व्यक्ति के बीच क्या हो रहा है, द कोर्स ऑफ बिजनेस, जो व्यापार हो रहा है इन दोनों के बीच, वो ऐसे इन्होंने अरेंज किया है, इज सो अरेंज दैट द बिजनेस ट्रांजैक्टेड बिटवीन देम प्रोड्यूसेस टू द टनेज टैक्स कंपनी, इस बिजनेस ट्रांजैक्शन से टनेज टैक्स कंपनी को ज़्यादा फायदा हो रहा है नॉर्मल प्रॉफिट से, विच माइट बी एक्सपेक्टेड टू अराइज इन द टनेज टैक्स बिजनेस। मतलब जो ये स्लैब रेट बनाए हैं ना, इससे कई गुना प्रॉफिट कमा रही है और इनकम टैक्स वालों को पागल बना रही है। तो फिर क्या होगा, असेसिंग ऑफिसर अपनी मर्जी से आपकी इनकम को डिक्लेयर कर देंगे। मतलब देखो, लूप होल हर जगह है। हमने स्लैब रेट दे दिया कि भाई आपके टन के हिसाब से हम पर दिन की इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो जब ये स्लैब रेट तय हुआ होगा ना, तो जिसने भी तय किया होगा, जिसने भी सरकार को सलाह दी होगी, उसने एक एवरेज लगाया होगा कि इससे ज़्यादा तो किसी की इनकम नहीं हो सकती, इस इनकम के हिसाब से ये स्लैब रेट ठीक है। कोई ना कोई टैट या फिर ब्रेक इवन या फिर कुछ भी, मतलब क्या बोलते हैं, टारगेट फिक्स किया होगा कि इससे ज़्यादा क्या इनकम होगी, हम फायदे में हैं। बट आजकल के बिजनेसमैन बड़े चालू है, अगर इनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है एज कंपेयर टू द नॉर्मल प्रॉफिट, तो फिर असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इनकी इनकम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इन केस द रेलेवेंट शिपिंग इनकम ऑफ अ टनेज टैक्स कंपनी इज अ लॉस, देन सच लॉस शैल बी इग्नोर्ड। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग टनेज इनकम। मैंने बताया था हम तो टन के हिसाब से इनकम निकालेंगे, अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो हमें रत्ती भर भी आपकी परवाह नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, जनरल एक्सक्लूजन ऑफ डिडक्शन एंड सेट ऑफ एटसेट्रा, सेक्शन 115 VL। आइए पढ़ते हैं। In computing the tonnage income of a tonnage tax company for any previous year in which it is chargeable to tax in accordance with this chapter, then every loss, allowance, deduction referred to section 30 से लेकर 43B, 30 से लेकर 43B हम ये मान लेंगे कि हमने आपको वो प्रदान कर दी, क्योंकि हम आपकी इनकम को स्लैब रेट के हिसाब से निकाल रहे हैं। एक तरह से स्लैब है वो, प्रिजम्पटिव स्कीम है, तो खर्चों की छूट तो नहीं मिलेगी, तो हम मान लेंगे कि बेटा खर्चों की छूट मिल गई, बाय बाय। नेक्स्ट पॉइंट, नो लॉस रेफर टू इन सेक्शन 71 और 73 और 71(1) और 71(2) और 72(1) और 72(1) in so far as such loss its, ये आई थिंक 72A1 है। ठीक है, इन सो फार एज सच लॉस रिलेट्स टू द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग क्वालिफाइंग शिप ऑफ द कंपनी शैल बी कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ वेयर सच लॉस relates to any of the previous year
व्हेन द कंपनी इज अंडर द टनेज टैक्स स्कीम। किसी भी लॉस को हम आपको कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे, मतलब कि शिपिंग बिजनेस से आप किसी भी लॉस को सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, उसको आप कैरी फॉरवर्ड करते रहो, कैरी फॉरवर्ड करते रहो, कैरी फॉरवर्ड करते रहो, जब तक आप इस स्कीम से बाहर नहीं आ जाते। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? चलिए दोबारा पढ़ लो। नो लॉस रेफर टू सेक्शन 71, 73। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है आपका 73, 71(1), 71(2), 72(1), 72(a)(1) in so far as such loss relates to the business of operating qualifying ship of the company। ठीक है, अगर ये कोई इनमें से कोई भी लॉस अगर चाहे क्वालिफाइंग शिप के बिजनेस से रिलेटेड क्यों ना हो, वो भी आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे नो के बाद एक बार अगर आपको लगाना है अपने लिए तो लगा लो नोट, या फिर नोट लगा लो, नोट शैल बी कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ वेयर सच लॉस रिलेट्स टू एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर, जब कंपनी टनेज टैक्स स्कीम में है। जैसे कि हमने ऊपर बात करी कि लॉस होगा तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो ये लॉस आपका आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर चैप्टर 6A इन रिलेशन टू द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ क्वालिफाइंग शिप। अदर इनकम से मिल जाएगा, आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम में कोई इनकम टनेज वाली है और कोई आपकी अदर इनकम है, तो वहाँ से डिडक्शन ले लेना, बट यहाँ से डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इन कंप्यूटिंग द डेप्रिसिएशन अलाउंस अंडर सेक्शन 32, the written down value of any asset used for the business of the tonnage tax business shall be computed as if the company has claimed and has been actually allowed the deduction in respect of depreciation for the relevant previous year। ये कह रहे हैं आप डेप्रीशिएशन माइनस करो, जब आप WDV निकालोगे, कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन इक्वल्स टू WDV। ठीक है, फिर अगले साल ओपनिंग WDV में से डेप माइनस करो, क्लोजिंग WDP, ये सब प्रोसेस करो, बट इनकम में से डेप्रीशिएशन माइनस मत करना। WDV निकालने के लिए ये सब काम आप कर सकते हो। आगे चलते हैं, अगला सेक्शन एक्सक्लूजन ऑफ लॉस, सेक्शन 115 आपका VM। आइए देखते हैं इस सेक्शन में क्या है। सेक्शन 72 शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लॉस दैट हैव बीन अक्रूड टू अ कंपनी बिफोर इट्स ऑप्शन फॉर टनेज टैक्स कंपनी और टनेज टैक्स स्कीम and which are attributable to its tonnage tax business, as if such loss had been set off against the relevant shipping income in any of the previous year when the company is under the tonnage tax scheme। क्या मतलब है? मतलब ये है जैसे आपका इस साल लॉस हुआ है 10 लाख का, बट आपकी इनकम तो निकलेगी वेट के हिसाब से, अगले साल आपकी जो इनकम आई वेट के हिसाब से वो आई 20 लाख, तो ये 10 लाख जो आपका शिपिंग बिजनेस से ही लॉस हुआ था, आप इसको माइनस कर सकते हो अगले साल, और अगले साल आप 10 लाख पर टैक्स दे सकते हो। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? चलिए, मतलब अगले साल इनकम होगी तभी आपका सेट ऑफ होगा। नेक्स्ट पॉइंट, द लॉसेस शैल नॉट बी अवेलेबल फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम other than relevant shipping income in any previous year beginning on or after the company exercise its option under section 115 VP। मतलब ये लॉस सिर्फ और सिर्फ टनेज टैक्स स्कीम में जो आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है उससे ही सेट ऑफ होगा और किसी अन्य इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो बड़ी खुशी हो रही है कहते हुए कि ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट होता है। बड़े अच्छे से बारीकी से समझ कर हमने इसको कंप्लीट किया। हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी कि ऑपरेटिंग शिप क्या होता है, क्वालिफाइंग शिप क्या होता है, क्वालिफाइंग कंपनी क्या होती है, रेलेवेंट शिपिंग इनकम क्या होती है। इन डेफिनेशन पर
ध्यान देना, इस राउंडिंग ऑफ पर ध्यान देना, इस स्लैब रेट को दिल में बसा लेना और याद रखना अगर लॉस है तो भी आपकी इनकम निकलेगी, डेली इनकम निकलेगी, हर शिप की अलग निकलेगी और इस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग निकलेगी। ऑलराइट, चलिए मैं मिलूँगा आपसे आपकी अगली क्लास में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।